Hello everyone, this is part 2 video of chapter 7 in science। कल हमने आपको चैप्टर 7 में कुछ टॉपिक आपको क्लियर कर दिया था, कुछ बता दिया था, लाइक एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, मूवमेंट, फीडिंग, रिस्पायरेशन। तो इतनी चीज़ों को बता दिए गए थे। श्वसन कैसे होता है और कैसे वो भोजन करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे करते हैं और इनका गुण कैसे होता है, इनका चरित्र कैसे होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हमने आपको कल क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सक्रिएशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एडाप्टेशन। आज इन टॉपिक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी पार्ट 1 वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। फीडिंग तक हो गया था, रिस्पायरेशन भी हो गया था, ये कैसे ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस इसको पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि ये नाजुक होते हैं, तो इसमें हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द रिस्पॉन्स इन द बटरफ्लाइज इन फीडिंग फ्रॉम द फ्लावर। जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, जब वो फूलों पे बैठती हैं तो वहाँ से वे अपना भोजन लेती हैं। तो जैसे अपना वो भोजन लेती हैं तो वो क्या होती है, वो उत्तेजित हो जाती है, उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, रिस्पॉन्स उनकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यू ऑब्जर्व इन योर गार्डन दैट बटरफ्लाइज आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर। आपने अपने गार्डन में कभी ऑब्ज़र्व ये किया होगा, प्रेक्षण किया होगा कि जो तितलियाँ होती हैं वो फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं। ज़्यादातर वो फूलों पर ही बैठती हैं क्योंकि वो फूल क्या होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। द बटरफ्लाइज फाइंड दियर फूड बाय सेंसिंग द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर विद दियर टेंटक्ल्स। इसमें कह रहे हैं जो बटरफ्लाइज होती हैं वे वहाँ पे अपना भोजन खोजती हैं, उन फूलों में अपना भोजन खोजती हैं। जो उनके ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके सेंस जो होते हैं, सेंस ऑर्गेन होते हैं, तो उस फूलों से उसकी मिठास को वो खोजती हैं। जो टेंटक्लेस होता है, ये होता है वो स्पर्श करती हैं, तो ये अपने उससे स्पर्श जो अंग होते हैं उससे वे खोजती रहती हैं कि हमें फूलों से कहाँ से हमें भोजन मिल जाए। द इमीडिएट एक्शन टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इज़ द रिस्पॉन्स एंड द चेंज दैट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए स्टिमुलस। ये कह रहे हैं ये तुरंत एक्शन करती हैं, तुरंत ही प्रतिक्रिया करती हैं। ये अपने जो चारों तरफ की चीज़ें रहती है उनको अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं। वहाँ की जो माहौल रहता है, जैसे फूल है तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं कि हमें फूल से क्या चाहिए, कैसे उस पर हमें एक्शन लेना है, कि हमें उससे क्या मिल सकता है। तो ये क्या करती हैं, वो जितने भी जीव रहते हैं तो वो अपना भोजन बनाने के लिए उस पेड़ या पौधे पे जहाँ पे जाएंगे तुरंत उस पर प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको उत्तेजना कहा, स्टिमुलस कह रहे हैं कि प्रोत्साहन या उत्तेजना कहा जाता है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल अपने इंसानों बता दें। जैसे हम लोगों ने भोजन को देखा तो होता नहीं, एक एक्साइटेडमेंट हो जाता है कि हम लोग खाने के लिए तुरंत एक्साइट हो जाते हैं, मुंह में पानी आने लगता है, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं ना, ऐसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो ऐसे होने लगता है। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी ऐसे रिएक्शन होते हैं, मतलब प्रतिक्रिया होती है, एक्शन ये करते हैं। हैंस वी कैन से दैट चेंज दैट प्रोड्यूस ए response is in an organism is called a stimulus, and the immediate action which is done by organism to adjust himself according to the change is the response। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो उत्पादन होता है उस पर तुरंत ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं, रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो इसको स्टिमुलस कहा जाता है, उत्तेजना कहा जाता है। और ये तुरंत एक्शन करते हैं, इमीडिएट एक्शन, तुरंत ही प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो जहाँ का जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी जीव रहते हैं उस पर एक्शन करना शुरू कर देते हैं और अब उसको बदलना शुरू कर देते हैं। चेंजेस इज रिस्पॉन्स, तो उस प्रतिक्रिया को ये चेंज करना शुरू कर देते हैं।
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। जितने भी अलग अलग जीव होते हैं, जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, तो अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, उनकी अलग अलग उत्तेजना होती है। कुछ कैसे होते हैं, कुछ टच करके उसको कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, और कुछ लाइट करते हैं, मतलब रोशनी निकालते हैं, कुछ साउंड करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और कुछ हीट देते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे जानवर हैं कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप से करते हैं। इफ़ यू टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट ऑन प्लांट, यदि आपने कभी ऐसा देखा होगा या किया भी होगा कि जो छुई मुई का पौधा होता है तो आपने इसको टच किया होगा, तो क्या होता है ये, इट विल इमीडिएटली क्लोज इट्स लिप। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो तुरंत क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। सम प्लांट्स शोज इट बट एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये दिखाता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का रिस्पॉन्ड होता है और एनिमल्स का रिस्पॉन्ड होता है, दोनों में क्या होती है, स्टिमुली होती है, उत्तेजना होती है, कि ये दोनों भी क्या करते हैं, ये दोनों एक्शन करते हैं, एक दूसरे के प्रति एक्शन करते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स में नहीं होता है। ए नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जो एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो उत्तेजना का कोई उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं होता है। एक्सक्रिएशन क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है मल को त्यागना। इसमें ये बताएंगे जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है वो टॉयलेट के थ्रू बाहर हो जाता है। तो इसमें बताएंगे क्या है। ए लिविंग बॉडी इज़ ए केमिकल सिस्टम। एक जो लिविंग बॉडी होती है, सजीव जो शरीर होता है, जीवित शरीर होता है, तो उसमें केमिकल सिस्टम होता है, रासायनिक सिस्टम होता है। तो उसमें कहेंगे टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो क्या क्या करते हैं इसमें, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को निकालते हैं। सब्सटेंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ब्रोकन डाउन टू बिल्ड अप द बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जब एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है तो जो पदार्थ हैं, जो बॉडी के कुछ पदार्थ होते हैं, वो कुछ भागों में टूटते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म उपापचय कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो अदर वेस्ट मटेरियल रहता है तो उसी को कहा जाता है। इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सम केमिकल्स मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी और दे मे बी पॉइजनस, सो द बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल। तो मेटाबॉलिज्म का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जम नहीं पाते हैं। एक्यूमुलेटेड में होता है जम नहीं पाते, संचित नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो अगर ये जम जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जहर का काम करने लगते हैं, तो इनका भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो जब ये सारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलते हैं, द गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से निकल जाएंगे तो इसको एक्सक्रिएशन कहा जाता है, इसको मल त्यागना कहा जाता है। द एक्सक्रिएशन इन एनिमल इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस। इसमें ये कह रहे हैं जो एक्सक्रिएशन होता है, मल को त्यागना होता है, ये एनिमल्स में ज़्यादातर होता है। ये इसमें क्या यूज़, मतलब किस फॉर्म में निकलता है, एक यूरिन के फॉर्म में, एक फीसेस। यूरिन होता है कि जो मूत्र होता है, और फीसेस मल होता है। तो इन दोनों के फॉर्म में जो हमारी बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। इन प्लांट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर converted into harmless substance in the form of gum, resin etc. non-living things do not excrete। और प्लांट्स में कैसे होता है कि ये कैसे एक्सक्रिएशन करते हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो उसमें बदल जाते हैं। जैसे गम है, उसमें गोंद निकल, कुछ पेड़ों में ऐसा होता है कि गोंद निकलने लगती है। रेजिन होता है एक राल टाइप में, उनसे लिक्विड निकलने लगता है। तो ऐसे इनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसमें एक्सक्रिएशन नहीं होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें अब बनाएंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका की बनावट। ए सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक जो सेल होती है हमारे जीवन की एक मुख्य इकाई होती है, आधार होती है। जनरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर। सामान्यतः जितने भी सजीव
रहते हैं उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, मतलब उसमें कोशिका की बनावट सब में होती है। अमीबा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें एक ही सिंगल सेल होती है, एक ही कोशिका होती है, इनको एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है। मैनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। और जितने भी अदर्स प्लांट्स होते हैं और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग बॉडी में जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं तो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं से मिलके ये बने होते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या कहा जाए, इनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। मल्टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स, ट्रीज एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। जो इंसान होता है, डॉग्स, कैट, एनिमल, जो बड़े बड़े जंतु होते हैं और जानवर होते हैं, जंतु, जानवर, एनिमल जो भी हैं, इंसान है और पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, तो इसमें सब में क्या होता है, ये मल्टी स्ट्रक्चरल होते हैं, बहुकोषीय, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। ऑलमोस्ट हैव सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो सेल की बनावट होती है एक निश्चित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अभी एग्जाम्पल सेल के, इसके बारे में भी सेल के बारे में बताया जाएगा कि कैसी होती है। ऑल सेल हैव ए न्यूक्लियस। आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे, सबसे ये है, तो ये सेल है, इस सेल की बनावट है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें न्यूक्लियस है, ये बीच में आप देख रहे होंगे सेंटर में ये न्यूक्लियस है। इसके लिक्विड जो किनारे किनारे है तो इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये लिक्विड जैसा जेली जैसा रहता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, उसकी दीवार होती है। तो ये एक सेल की बनावट होगी। ऐसे कई छोटी छोटी सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं जिससे हमारी बॉडी एक बड़ी आकार ले लेती है, मतलब पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, इसी सेल्स के ही द्वारा होती है। तो ये सेल डिफाइन किया गया है इसमें। ये इंसानों में और जानवरों में ऐसी ही होती है, पेड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होती है, उसके बारे में भी बताते हैं। तो इसमें कह रहे हैं ऑल सेल हैव ए न्यूक्लियस विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल एंड मेन बॉडी ऑफ द सेल इज़ मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें केंद्र जरूर होता है। फिगर में आपको भी बताया गया, जो न्यूक्लियस है वो केंद्र है, नाभिक होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारे सेल के जितने फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और हमारी जो हमारी बॉडी होती है, सेल की जो हमारे मेन बॉडी की जो सेल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो साइटोप्लाज्म से मिलके बनी होती है। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यहाँ पे जो प्लांट्स की सेल होती है, जो पेड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो जानवरों की कोशिकाएं होती हैं, वे अलग अलग होती हैं। ए प्लांट सेल इज़ सराउंडेड बाई ए थिन सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज रिजिड सेल वॉल। जो एक पेड़ की जो सेल होती है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन अभी आपको जो उसकी दीवार होती है, इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें भी न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म में भी होता है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसमें भी क्लोरोफिल होता है, सेलुलोज सेल वॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट होती है। तो लिक्की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही कठोर होती है, मतलब इनकी दीवार क्या होती है, कठोर होती है। बट इन एनिमल्स सेल वॉल इज़ एब्सेंट। लेकिन जो एनिमल्स में होते हैं सेल वॉल एब्सेंट, मतलब उनकी क्या होती है, एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित होती है, उतना हार्ड नहीं होती हैं। प्लांट सेल आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट सेल में जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल भी होता है टू मेक दियर, जिससे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिससे ये मतलब ये कह रहे हैं प्लांट्स में ये कोशिका होती है जो कि अपना भोजन बनाती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो इसमें अपना भोजन बनाती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसे नहीं होती कि वो अपना भोजन बनाएं। एनिमल्स सेल में और प्लांट सेल में यही डिफरेंस होता है। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन होता है।
अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। रिप्रोडक्शन इज़ आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चरित्र है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सजीव होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड ऑन देयर काइंड। ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपनी प्रजाति को कई सारी संख्या में बढ़ाते चले जाते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच आर नॉ एक्सटिंक्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अभी विलुप्त हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट मीन्स वो विलुप्त हो रहे हैं, अभी नहीं हैं। कई सारे हैं भी और कई सारे विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसे कई सारे जंतु हैं, जानवर हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, गायब होने के कगार पर हैं। एन ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन इट नो लॉन्गर प्रोड्यूस अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि गायब हो गए हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर प्रोड्यूस, लेकिन ये लंबे समय तक प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब दूसरे इनके जो प्रकार की जातियां हैं वे अभी नहीं रह गई हैं। ये इस तरह से गायब हो गई, उनकी एक भी प्रजातियां नहीं रह गई हैं। अब इसमें कुछ एनिमल्स के बारे में बताएंगे कि जो नहीं रह गए हैं। डोडो एंड डायनासोर्स एट्सेट्रा। डायनासोर की प्रजाति भी पूरी ख़त्म हो गई है, इसलिए इस समय ये धरती पर नहीं है, मौजूद नहीं है। डोडो भी एक ऐसा है जंतु है, तो ये भी नहीं रह गया है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं कि वे अपनी एक ही प्रकार की जो उनकी प्रजाति होती है उसी से अपना ये प्रजनन करते हैं, बिना किसी के हेल्प से, मतलब दूसरे इंडिविजुअल में किसी अदर व्यक्ति के बिना सहायता से ये अपनी ये संख्या बढ़ाते रहते हैं, मतलब किसी की हेल्प नहीं लेते हैं ये। दिस इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ये किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये अपने ही प्रकार से बढ़ते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी एज सिंपल एज एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस प्रकार की जो प्रजनन होती है उसको एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में बताया जाएगा भी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं कि अपनी एक ही प्रकार से ही ये कई सारे बना लेते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इनको ये सिंगल ही रहेंगे, सिंगल ही अपनी संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन अमीबा स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल विच बिकम्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अमीबा क्या होता है, माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स का एक पार्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये इनका 2 सूत्री विभाजन होता है, 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ये इंडिविजुअल मतलब ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, बिना किसी के ऊपर बिना निर्भर हुए ये अपना ही विभाजन कर लेते हैं। इनमें किसी की हेल्प नहीं लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इन रोज़ एंड जिंजर प्लांट्स द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स इज यूज्ड टू ग्रो इन न्यू प्लांट्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द पेरेंट प्लांट। जो रोज़ होता है, गुलाब का पेड़ होता है या अदरक का पौधा हो गया, तो ये क्या होते हैं, जो इसके प्लांट्स के ये जो पौधे होते हैं इनके जो भाग होंगे इनको कट करके कहीं और अगर लगाया जाता है तो क्या होता है, अगर कुछ दिन बाद देखा जाएगा तो ये अपने जो पुराने वाले पौधे से काटा गया था उसी के सेम उसी तरह निकलते हैं, मतलब अपने माता पिता के जो की तरह ही ये दिखते हैं। ये प्लांट्स पहले वाले प्लांट्स की तरह ही दिखते हैं। दिस प्रोसेस टर्म एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विथ 2 इंडिविजुअल। कुछ ऐसे बड़े बड़े पौधे होते हैं और बड़े जानवर होते हैं जिसमें प्रजनन करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना संभव है।
ए मेल एंड ए फीमेल, एक जो नर होता है और एक मादा, दोनों का होना ज़रूरी है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। दिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। जो सिंगल करते हैं वो क्या होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं, और जो दो व्यक्तियों से होता है उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। ये अपने कैसे घर को बना लेते हैं, कैसे अपना रहन सहन बना लेते हैं, इसके बारे में बताएंगे। एडॉप्टेशन इज़ द कंडीशन इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट। एडॉप्टेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सीखते हैं? उनको जीवित रहने का सिखाया जाता है, वो सीखते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, वातावरण के अनुकूल वो रहकर अपना वो प्रजनन करते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी संख्या को। वी नो दैट बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स विच इज़ मेनली यूज्ड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फीडिंग। हम जानते हैं कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच होती है, बीक्स होती है, चोंच होती है, जिससे वे उसका मेन यूज़ क्या करते हैं? उसको खाना खाने के लिए करते हैं। ए हॉक हैज़ ए शार्प हुक्ड बीक फॉर टीयरिंग इट्स प्रे। एक जो बाज होता है, हॉक मीन्स बाज होता है, तो एक जो बाज के जो बीक का शेप होता है, चोंच का जो शेप होता है थोड़ा सा हुक्ड होता है, वक्र, थोड़ा सा गोलाई टाइप में होता है। तो इससे ये क्या करते हैं कि अपने शिकार को पकड़ के उसको फाड़ देते हैं। टीयरिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को फाड़ते हैं। Long pointed beaks of a woodpecker is used to drill into the bark of trees to find insect। और जो लंबी लंबी चोंच वाली एक चिड़िया होती है जिसको वुडपीकर, कठफोड़वा कहा जाता है, तो इसकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, नुकीली होती है। लॉन्ग पॉइंटेड लंबी होती है, नुकीली होती है। तो इसका ये यूज़ क्या करती है कि ये जो पेड़ होता है इसमें पेड़ों में ये छेद करती है, अपनी चोंच से ही छेद मारती रहती है, फिर वहाँ से ये इंसेक्ट को निकालती है, मतलब वहाँ से ये अपना भोजन निकाल लेती है, इंसेक्ट को निकाल के फिर वहाँ से खाती है। तो इस तरह ये अपना करती है। बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन्स विथ हेल्प देम टू फ्लाई। जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो उड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? जो उनकी बोन्स होती है, उनके जो पंख में बोन्स होती है वो बहुत ही हल्की होती है, जिससे वे उड़ पाती हैं। उनके में जो पंख की हड्डियाँ होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं। ए डॉग अडॉप्ट्स टू वार्म वेदर बाय सेटिंग इट्स एयर। जो एक डॉग होता है वे कैसे अपने आप को शेल्टर करता है, मतलब सुरक्षित कैसे करता है? उसके जो बाल होते हैं, बालों से वे अपने आप को किसी भी मौसम में वो सुरक्षित रख सकता है। या और क्या होता है फिर वो ठंडियों में वो जो उसके हेयर उसे होते हैं ऐसे ही गर्म भी हो जाते हैं, तो ठंडियों में भी उसकी सुरक्षा होती रहती है। एडॉप्टेशन में आल्सो इन्वॉल्व चेंज दैट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडॉप्टेशन में भी कुछ ऐसा होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करती है, कुछ बदलाव होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। ऐसे कुछ इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं कि वो अपनी एक पीढ़ी को दूसरी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आगे वो बढ़ाते रहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट सच एज मलेरिया मॉस्किटो हैव बिकम रेसिस्टेंट टू सर्टेन काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, वैसे कीड़ों के प्रजाति ऐसी होती है, कुछ ऐसे कीट होते हैं तो उनकी प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जैसे कि मलेरिया मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, तो ये क्या करता है, कुछ प्रकार के ऐसे कीटनाशक ऐसे होते हैं कि उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब उनकी प्रजातियों को ये नष्ट कर देते हैं। रेसिस्टेंट टू सर्टेन मतलब उनको प्रतिरोधी हो जाते हैं। द मॉडर्न हॉर्स हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम मच शॉर्टर प्रीमिटिव हॉर्स। कुछ जो आज के आधुनिक वाले हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हॉर्स हैं, ये कैसे हुए? जो पुराने वाले जो हॉर्स थे, मतलब जो छोटे से पहले शॉर्ट प्रीमिटिव हॉर्स थे,
पहले वाले जो हॉर्स थे उन्हीं से ये आज इतना विकसित हुए हैं। इवॉल्व्ड मीन्स विकसित हुए हैं, जो पहले थे उन्हीं से हुए हैं, मतलब उनकी प्रजातियाँ बढ़ ही रही हैं। मैन हैज़ डिस्केंडेड फ्रॉम प्रीमिटिव एप लाइक स्पीसीज थ्रू न्यूमेरस स्टेजेस। जो इंसान है, इंसान की कैसी प्रजाति बढ़ी, ये क्या हुआ कि इसमें जो पूर्वजों से उत्पन्न हुए, जो पहले बंदर थे, बंदर से क्या हुआ, धीरे धीरे कई चरण इनके हुए, फिर ये क्या हुए, फिर ये धीरे धीरे इंसान बन गए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दिस एबिलिटी टू, सो दे डू नॉट इवॉल्व इनटू न्यू नॉन लिविंग थिंग्स। और कह रहे हैं कि जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें ऐसी योग्यता नहीं होती है कि वे अपनी संख्या को बढ़ाएं, इसलिए वे नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो विकसित भी नहीं हो पाती हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।